नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। बुल्ली बाई ऐप पर मुस्लिम खवातीन की बोली लगवाने के मामले में अजब खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में उत्तराखंड से एक लड़की को गिरफ्तार किया है। ये लड़की ही इस पूरे केस की मास्टरमाइंड बताई जा रही है, यानी ये खवातीन की बोली लगवा रही थी। मुंबई पुलिस की एक टीम उत्तराखंड में मौजूद है और मंगल के रोज इस लड़की को ट्रांजिट रिमांड पर अपनी कस्टडी में लेने की कार्रवाई पूरी कर रही है। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद चारशुम्बे के रोज उसे मुंबई लाया जाएगा। उधर इस मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार सॉफ्टवेयर इंजीनियर विशाल झा को मुंबई के बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया गया। तकरीबन आधे घंटे की सुनवाई के बाद मुलजिम को 10 जनवरी तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। झा बिहार का रहने वाला है। मुंबई पुलिस के जराये से मिली इतलात के मुताबिक अहम जो मुलजिम है इसकी, वो नौजवान लड़की बुली बाई ऐप से जुड़े 3 अकाउंट हैंडल कर रही थी। ये मुलजिम विशाल कुमार ने खालसा सुप्रीमेसिस्ट के नाम से खाता खोला था। अहम मुलजिम इस लड़की और विशाल झा दोनों अच्छे दोस्त हैं। सोशल मीडिया के जरिए से दोनों की दोस्ती हुई थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक दोनों नाम बदलकर सोशल मीडिया में अकाउंट चलाते थे। इन्होंने सिख तंजीमों के नाम से कुछ अकाउंट खोल रखे थे। साइबर सेल की टीम इन सोशल अकाउंट्स की जांच कर रही है। फिलहाल इस खातून की पहचान उजागर नहीं की गई है। मामला सबसे पहले 1 जनवरी को सामने आया था। मुलजिमीन ने कई मुस्लिम खवातीन की तस्वीरों को एडिट कर गिटहब प्लेटफॉर्म पर बने बुली बाई ऐप पर ऑक्शन के लिए डाला था। इसमें उन खवातीन को टारगेट किया गया था जो सोशल मुद्दों पर एक्टिव रहती हैं। इनमें से कुछ खवातीन जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और लॉयर्स शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज कहा कि मरकज की साबिका कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत ने मणिपुर समेत शुमाल मशरिक खित्ते को नजरअंदाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी ने हाप्ता कॉन्गेजिंग में 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 22 तरक्याती प्रोजेक्टों का रस्मी इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद अपने खिताब में कहा कि पिछली हुकूमत ने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया था। तब दिल्ली में बैठे लोग सोचते थे कि इतनी दूर तक कौन जाएगा। मैं वज़ीर आज़म बनने के बाद दिल्ली को आपके दरवाजे तक ले आया हूं। उन्होंने मरकज की साबिका यूपीए हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ इंतखाबात के दौरान शुमाल मशरिक खित्ते को याद करती ही रही। उन्होंने कहा कि पहले शुमाल मशरिक का मतलब था मशरिक की तरफ मत देखो। मरकज की पिछली हुकूमतों ने महज इलेक्शन के वक्त इस इलाके की तरफ देखा था। साथियों, आज मणिपुर की उपलब्धियों पर गौरव करने के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि अभी हमें आगे एक लंबा सफर तय करना है। लंबा सफर तय करना है और हमें ये भी याद रखना है कि हमने ये यात्रा कहां से शुरू की थी। हमें याद रखना है कि कैसे हमारे मणिपुर को पिछली सरकारों ने ब्लॉकेड स्टेट बनाकर रख दिया था। पहले की सरकारों द्वारा हिल और वैली के बीच राजनीतिक फायदे के लिए खाई खोदने का काम किया गया। हमें याद रखना है कि लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने कैसे कैसे षड्यंत्र किए जाते थे। साथियों, आज डबल इंजन की सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से इस क्षेत्र में उग्रवाद और असुरक्षा की आग नहीं है, बल्कि शांति और विकास की रोशनी है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सैकड़ों नौजवान हथियार छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। जिन समझौतों का दशकों से इंतजार था, हमारी सरकार ने वह ऐतिहासिक समझौते भी करके दिखाए हैं। मणिपुर ब्लॉकेड स्टेट से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रास्ते देने वाला स्टेट बन गया है। हमारी सरकार ने हिल और वैली के बीच खोदी गई खाई को पाटने के लिए गो टू हिल्स और गो टू विलेज
ऐसे अभियान चलाए हैं। इन प्रयासों के बीच आपको ये याद रखना होगा कि कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए मणिपुर को फिर अस्थिर करना चाहते हैं। ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो अशांति का खेल खेले। मुझे खुशी है कि मणिपुर के लोग इन्हें पहचान चुके हैं और मणिपुर के लोग यहां का विकास रुकने नहीं देंगे। मणिपुर को फिर से अंधेरे में नहीं जाने देना है। साथियों, नए साल के मौके पर हिंदुस्तानी फौजों को तोहफा देकर नुमाइशी जज्बे खैर सुगाली का इजहार करने के बाद वादिये गलवान में चीनी परचम लहराए जाने का प्रोपेगेंडा करने वाले चीन को हिंदुस्तानी फौजियों ने वादिये गलवान में तिरंगा लहराकर करारा जवाब दिया है। दिफाई जराये के मुताबिक फौज ने साल 2020 में मशरकी लद्दाख की वादिये गलवान में होने वाले पुरतशद्दुद झड़प के बाद तिरंगा लहराकर अपने अज़्म इरादों के बारे में वाज़ेह पैगाम दिया। चीन की सरकारी मीडिया ने नए साल के बाद एक वीडियो जारी की थी जिसमें दावा किया गया था कि उसके फौजियों ने वादिये गलवान में चीनी परचम लहराया। जवाब में जारी की गई इन तस्वीर में हिंदुस्तानी फौज के एहलकार वादिये गलवान में तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। चीन की जानिब से वादिये गलवान की वीडियो जारी होने के बाद हिंदुस्तान की अपोजिशन पार्टियों ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो चीन के मामले पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। दिफाई जराये ने चीन के इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि चीन ने यह वीडियो प्रोपेगेंडा के तहत जारी की है और यह वीडियो गलवान वैली के बजाय चीन की सरहद के अंदर किसी और इलाके की है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि चीन हिंदुस्तानी सरहद में मुसलसिल दरअंदाजी कर रहा है और वो सरहद पर सरगर्मियां बढ़ा रहा है, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस पर खामोश है और उनकी ये खामोशी हैरानकुन है। कांग्रेस लीडर ने मंगल को कहा कि चीन हिंदुस्तानी सरहद के करीब मुसलसिल सरगर्मियां बढ़ा रहा है। उसने पेंगोंग लेक पर गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान पुल की तामीर की और ये तामीराती काम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल करीब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चीन जिस तरह हमारे लिए वार्निंग बन रहा है इसका जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि मुल्क की सलामती से जुड़े इस मामले पर वजीर आजम हैरानकुन तौर पर खामोश है। राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम की खामोशी गैर मामूली है। हमारी सरजमीन, हमारे लोग, हमारी सरहदें ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ की मुस्ताक है। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने फूलों की काश्त से वैल्यू एडेड मसनूआत तैयार करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसानों की आमदनी में इजाफा हो सकता है। तोमर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्लोरिकल्चर में बुनियादी ढांचे की सहूलत के तौर पर फील्ड ऑफिस कम लेबोरेटरी बिल्डिंग का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए फूलों की काश्त जैसा वैल्यू एडिशन करना होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपनाना चाहिए और प्रोसेसिंग से भी जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि फूलों की जरूरत आज भी मुल्क की रिवायात, मजहबी, समाजी, सियासी वगैरह प्रोग्रामों में है। दुनिया के समृद्ध से समृद्ध देश और उनकी अर्थव्यवस्थाएं थम गई थी। भारत भी उससे प्रभावित था। हमारे भी कल कारखाने के पहिए बंद हो गए थे, लेकिन हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि कृषि का पहिया चलता रहा, किसान परिश्रम करता रहा, सरकार मदद करती रही और कोविड के इस दौर में भी देश के किसानों ने बम्पर पैदावार की, सरकार ने बम्पर खरीद की और मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोविड की प्रतिकूलता में एक बार फिर कृषि के क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। तो कृषि की ये प्रधानता जो है ये हमारा मेरुदंड है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में बैकबोन का महत्व होता है, ऐसे ही भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है और इस ताकत को हम जितना फलीभूत करेंगे, जितना बढ़ाएंगे, उतनी ही मजबूती के साथ विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर भारत ताकत से खड़े होने में कामयाबी हासिल कर सकेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज कृषि के क्षेत्र में काफी जागरूकता बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा कि कृषक की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तब से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसान हो, किसानों से संबंधित अनेक संगठन हो, सबके जबान पर एक ही चीज है
आमदनी दोगुनी कैसे हो। आज खेती उन्नत बने, खेती हमारे लिए एसेट बने, खेती वर्तमान परिस्थितियों में कहीं हम पर बोझ न बन जाए, इस दृष्टि से भी राज्य सरकार बहुत तेजी के साथ विचार कर रही है और अपनी एक सफलतम भूमिका का निर्वाह कर रही है। खाद्यान्न के क्षेत्र में हम सरप्लस कंट्री हैं। वजीर बिजली आर के सिंह ने कहा कि मुल्क साफ तवानाई के शुबे में तेजी से आगे बढ़ा है और इस साल 175 गीगावाट काबिल तजदीद बिजली की सलाहियत के चैलेंजिंग हदफ को हासिल कर लिया जाएगा। आर के सिंह ने ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल AGC को कौम के नाम वक्फ करते हुए कहा कि इसके लिए पिन बिजली प्रोजेक्टों समेत मुख्तलिफ मकामात पर 63 गीगावाट काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, जिसके अगले साल मुकम्मल होने का इम्कान है। हिंदुस्तानी बिजली के निज़ाम को दरपेश चैलेंजों के ताल्लुक से बात करते हुए सिंह ने कहा कि हिंदुस्तानी पावर सेक्टर कसीर जहती है। इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी माफ कीजिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने कहा कि 2021 में कोविड-19 की वबा की वजह से इसरो की सरगर्मियां काफी मुतासिर हुई हैं, लेकिन 2022 में ये बहुत सी खलाई तहकीक शुरू करने जा रही हैं। नए साल के मौके पर इसरो के साइंसदानों के नाम एक पैगाम में डॉक्टर सिवन ने कहा कि पिछले साल हमने 2 मिशन किए, जिनमें से एक NSIL मिशन था जो मुकम्मल तौर पर कमर्शियल था। GSLV F10 EVS 03 क्रायोजेनिक मरहले में खराबी की वजह से नाकाम हो गया था। इस नाकामी के बाद ही कौमी सतह नाकामी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी। तश्कील दी गई कमेटी ने नाकामी की असल वजह का पता लगाकर अपनी सिफारिशात दी थी। मुतालिका निज़ाम में असलाहत का अमल शुरू कर दिया गया है। इसके लिए इसरो के मंसूबों का 2022 का ऐलान करते हुए डॉक्टर सिवन ने कहा कि अगर हम इस साल इसरो के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो हमारे बहुत से मिशन शुरू किए जाएंगे, जिनमें मुल्क का पहला गैर पायलट गगनयान मिशन भी शामिल है। EOS 4 और EOS 6 को इस साल PSLV से लॉन्च करने की तजवीज़ है। EOS 2 को इस साल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तृष्णा मिशन के तहत ज़मीन के दर्जे हरारत की दुरुस्त पैमाइश की जाएगी। ये मिशन तकरीबन पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आला दर्जे के दर्जे हरारत का डेटा फराहम करेगा। जनूबी कश्मीर के ज़िले कोलगाम के ओके इलाके में मंगल की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आरई में TRF से वाबस्ता 2 मकामी जंगजू हलाक हो गए। कश्मीर जोन पुलिस ने इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार के हवाले से अपने ट्वीट में कहा कि कोलगाम के ओके इलाके में तसादुम आरई के दौरान लश्कर तैयबा की जैली तंजीम TRF से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि महलूक जंगजुओं की शिनाख्त मालूम की जा रही है। कबल अज़ीं ज़राए ने बताया कि जंगजुओं के छुपने की मुसद्दिक़ा इत्तला मौसूल होने पर पुलिस फौज की 9 RR और CRPF की 18 बटालियन से वाबस्ता एक मुश्तरका टीम ने मंगल के लिए सुबह ओके गांव को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम मुश्तबा मकाम के नजदीक पहुंची तो वहां छुपे जंगजुओं ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरफेन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। काबिल जिक्र है कि कोलगाम में 30 दिसंबर को लश्कर तैयबा के 3 जंगजू मारे गए थे, जिनमें एक पाकिस्तानी दहशतगर्द भी शामिल था। वादी कश्मीर में महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक पीर की रात से ही बर्फबारी शुरू हो गई और जब लोग मंगल की सुबह नींद से उठे तो पूरी वादी को सफेद चादर ने ढांप लिया था। उधर जहां एक तरफ मौजूदा मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर हवाई अड्डे पर कई परवाजों को मनसूख किया गया है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमा के मुताबिक वादी में मौसम दिन गुजरने के साथ साथ मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मैदानी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी जबकि बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी का इम्कान है। उनका कहना था कि कश्मीर और जम्मू दोनों खित्तों में मंगल की रात और 5 जनवरी यानी चारशंबे को दिन भर बर्फबारी हो सकती है। अब बात क्रिकेट की। जोहानसबर्ग टेस्ट में साउथ अफ्रीका की पहली पारी 229 रन के स्कोर पर सिमट गई। शार्दुल ठाकुर ने कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए 61 रन देकर 7 विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने 2 और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। शार्दुल इस ग्राउंड पर एक पारी में सबसे अच्छा मुजाहरा करने वाले हिंदुस्तानी गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अनिल कुंबले के
53 फॉर 6 का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेजबान टीम ने पहली पारी की बुनियाद पर 22 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। हिंदुस्तान ने पहली पारी में 202 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका की जानिब से कीगन पीटरसन ने 62 और तिम्बा बाउमा ने 51 रन बनाए। इस वक्त टीम इंडिया की दूसरी पारी चल रही है। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल क्रीज पर हैं। चीन के गुएंझाओ सूबे के शहर बायेज में मंगल के दिन एक हॉस्पिटल के ट्रेनिंग सेंटर के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। इस वाकये में 14 लोगों की मौत हो गई। एक और वाकये में यहां पे एक लैंडस्लाइडिंग का वाकया पेश आया जिसमें भी 14 लोगों के मरने की इतलात है, क्योंकि चीन के मीडिया से, पब्लिक मीडिया के जरिए ही इतलात बाहर आती हैं, इसलिए बहुत कम तस्वीरें और वहां की वीडियोस बाहर आ रही हैं। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान अगले महीने सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे। करीब 4 बजे तुर्की के सदर सऊदी अरब जा रहे हैं। 2018 में सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की कत्ल के बाद से दोनों मुल्कों के रिश्तों में तनाव था। जमाल का कत्ल इस्तांबुल में वाक़ सऊदी एम्बेसी में किया गया था। सऊदी और तुर्की के रिश्तों में खटास की एक और वजह इस्लामिक मुल्कों के कायदीन बनने से जुड़ा है। पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की मिलाकर OIC जैसी मुस्लिम मुल्कों का एक अलग तंजीम बनाना चाहते थे। सऊदी अरब नाराज हुआ तो पाकिस्तान पीछे हट गया और मलेशिया और तुर्की भी सऊदी अरब की बादशाहत को चैलेंज करने का दमखम नहीं जुटा सके। बेटियों ने अपनी मां की आखिरी रसूमात अदा किया और उसका आखिरी दम तक साथ दिया। मां की मौत पर जब बेटे नहीं पहुंचे तो बेटियों ने मां की अर्थी को कंधा दिया। उड़ीसा के पुरी जिले में मां की मौत के बाद बेटियों ने आखिरी रसूमात अंजाम दी। पुरी के मंगलहाट की रहने वाली 80 साल की जाति नायक की इतवार के रोज मौत हो गई। उनके 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। पड़ोसियों के मुताबिक मां की मौत होने पर भी दोनों बेटे नहीं आए। काफी इंतजार के बाद भी जब बेटे नहीं पहुंचे तो 4 बेटियों ने ही मां को शमशान तक ले जाने का फैसला किया। बेटियों ने ही पड़ोसियों की मदद से अर्थी बनाई और उसे लेकर 4 किलोमीटर दूर शमशान पहुंची, जिसका नाम स्वर्ग द्वार है। मां ने अपने वालिद की मौत के बाद दोनों बेटों को सड़क पर ठेला लगाकर पाला था। मरने वालों के दामादों ने कहा कि कुछ दिन पहले उनकी सास उनसे मिलने आई थी। उन्होंने तब कहा था कि तुम ही मेरे बेटे हो, क्योंकि मेरा कोई भी बेटा मेरा ख्याल नहीं रखता। कई सालों से वो मुझे देखने तक नहीं आए हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर दारुल हुकूमत दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत हफ्ता और इतवार को पूरी दिल्ली में कर्फ्यू नाफिज रहेगा। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने मंगल के रोज कहा कि दिल्ली में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल हुकूमत किसी भी सूरत हाल से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके पेश नजर दिल्ली हुकूमत ने आज कुछ अहम फैसले किए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में रात के कर्फ्यू के साथ अब हर हफ्ता और इतवार को भी दिन का कर्फ्यू लागू होगा। तो इसलिए आज DDMA की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें, इसलिए यह भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको भी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा। वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। एक और समस्या भी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं दिल्ली में, लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशन हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था, क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या, और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशन पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी।
बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहां भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई। और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहां से, इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहां यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, ये भी डिसीजन लिया गया। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि घबराएं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मास्क को एक हथियार बनाएं, साथ साथ बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब निकलें तो अगर मेट्रो या ट्रेन से बस से जा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि मास्क लगा के चलेंगे। लेकिन सैटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। तो इसलिए आज डीडीएमए की बैठक में अब बात करते हैं दुनिया भर में कोरोना केसेस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में रिकॉर्ड 20 लाख के करीब नए मामला दर्ज हुए हैं। इसी दौरान 5000 से ज्यादा अफराद की मौत भी हुई है। वहीं अमेरिका में कोरोना वायरस का फैलाव अपनी इंतहा को पहुंच गया है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पीर के रोज एक ही दिन में 10 लाख अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया भर के ममालिक में एक ही दिन में इतनी भारी तादाद में कोरोना वायरस के केसेस अब तक दर्ज नहीं हुए। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका में गुज़िश्ता कोरोना की लहर में जो केसेस दर्ज हुए थे उससे 3 गुना केसेस फिलहाल दर्ज हो रहे हैं। 4 दिन कबल अमेरिका में सबसे ज्यादा 5,90,000 केसेस दर्ज हुए थे और पीर के रोज 10 लाख केसेस दर्ज हुए हैं। कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के पेश नजर स्कूलों, दफातर और दीगर तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है और मुल्क में आने वाले तैयारों को भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना का जो इलाज चल रहा है उनके मजमूई आंकड़े में बहुत ज्यादा उछाल देखा गया है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का फिलहाल दुनिया भर में इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना वबा की रफ्तार 4 गुना तेजी से बढ़ रही है। पीर के रोज हिंदुस्तान में 35,438 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पिछले साल 1 दिसंबर को मुल्क में मुतासरीन का आंकड़ा 9,765 के करीब था। ऐसे में पिछले 1 महीने में ही इन्फेक्शन में 4 गुना बढ़त दर्ज की गई है। साथ ही पिछले हफ्ते के मुकाबले में अचानक से इन्फेक्शन के मामले 5 गुना तेजी से बढ़े हैं। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के सदर डॉक्टर एन.के. अरोड़ा का कहना है कि तेजी से बढ़ते मामले मुल्क में वबा की तीसरी लहर की जानिब इशारा करते हैं। फिलहाल ऐसी हालत कई दीगर मुल्कों में देखी जा सकती है। इसकी खास वजह कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कोविड-19 की नई शक्ल ओमिक्रॉन की जांच के लिए एक टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है। जराये ने बताया कि इस किट को गुज़िश्ता हफ्ते मुकम्मल जांच के बाद मंजूर किया गया था। इसे जल्द ही मार्केट में दस्तयाब कराया जाएगा। इस किट को टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने तैयार किया है। इस किट को घर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आपको बता चुके हैं कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसकी सबसे एक अहम वजह और एक बनी कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। केजरीवाल ने खुद ये जानकारी दी है। उन्होंने मंगल को ट्वीट किया और कहा कि मैं कोरोना मुस्बित पाया गया हूँ। वायरस की हल्की अलामात हैं। घर में खुद को अलग थलग कर लिया है। जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे राब्ते में आए हैं वो खुद को अलग थलग रखें और अपना टेस्ट करवाएं। काबिल जिक्र है कि केजरीवाल ने पीर को बगैर मास्क पहने उत्तराखंड में रैली निकाली थी और बहुत सारे इंतखाबी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया था और ये हजारों लोगों से राब्ते में आए थे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन का मिक्स 4 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज बनाता है। ये दावा AIG हॉस्पिटल्स और एशियन हेल्थ केयर फाउंडेशन के साइंटिस्ट ने किया है। यानी किसी को कोविशील्ड के दूसरे डोज की जगह कोवैक्सीन और कोवैक्सीन के दूसरे डोज की जगह कोविशील्ड दे दी जाए तो उसके जिस्म में कोरोना के खिलाफ ज्यादा एंटीबॉडीज बनती है। रिसर्च में कहा गया है कि वैक्सीन को मिक्स एंड मैच करना पूरी तरह से महफूज है। इससे पहले अगस्त 2021 में ऐसी एक स्टडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने की थी। कोरोना वायरस में स्पाइक प्रोटीन नाम का एक प्रोटीन होता है। इसकी मदद से ही वायरस हमारे जिस्म के सेल्स के अंदर दाखिल होता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। इस प्रोटीन से लड़ने के लिए हमारे जिस्म को एंटीबॉडीज की जरूरत होती है। AIG हॉस्पिटल्स के सरबराह डॉक्टर D. नागेश्वर रेड्डी का कहना है कि 2 डोज वाली
कॉमन वैक्सीन के मुकाबले मिक्स वैक्सीन जिसमें 4 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज बनाती है, इससे वायरस जल्दी खत्म हो जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स खुराक हमारे लिए पूरी तरह सेफ है। डॉक्टर रेड्डी का कहना है कि इस रिसर्च के रिजल्ट काफी अहम है, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में भी वैक्सीन का तीसरा डोज लगाने की शुरुआत होने जा रही है। मुल्क में 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स और 60+ लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए 3 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पूरा मुल्क बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के हेल्थ वर्कर्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें हेल्थ वर्कर्स बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए बर्फबारी के बीच एक मुश्किल पहाड़ी रास्तों से जाते नजर आ रहे हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। मरकजी वजीर ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, नदी, रेगिस्तान हो या बर्फ का तूफान, हमारी हेल्थ आर्मी निशाना हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन करने जाते वक्त के हेल्थ वर्कर्स की वीडियो है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI की एक आज अहम मीटिंग हुई। हालांकि उसका आउटकम पूरी तरह बाहर नहीं आया, लेकिन इसमें भारत बायोटेक कंपनी की नेजल वैक्सीन जो नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन होती है उसको बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी दी जा सकती है। कंपनी ने इसके लिए हुकूमत से मंजूरी मांगी है। भारत बायोटेक का कहना है कि 2 डोज लगवा चुके लोगों को अगर बूस्टर डोज दिया जाए तो उसकी नेजल वैक्सीन अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बायोटेक ने हुकूमत को भेजी तजवीज में कहा कि नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए कारगर साबित हो सकती है जिन्होंने कोवैक्सीन या कोविशील्ड के दोनों डोज लगवा लिए हैं। कंपनी इसके लिए 5000 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल करना चाहती है। दूसरे डोज और बूस्टर डोज के बीच 6 महीने का फर्क होना जरूरी है। जराये के मुताबिक नेजल बूस्टर डोज को क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद मार्च तक इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। हुकूमत ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्सीन और एंटी कोविड पिल मोलनुपिरेविर को पहले ही मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने पिछले महीने एक ट्वीट में कहा था कि हिंदुस्तान को बधाई, हम कोविड के खिलाफ जंग में आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने 2 वैक्सीन और 1 टैबलेट को मंजूरी दे दी है। ओमिक्रॉन की वजह बड़े पैमाने पर कोरोना मामले बढ़ने से जूझ रहे फ्रांस में इस वबा का एक और नया वेरिएंट डिटेक्ट किया गया है। इसे टेम्परेरी तौर पर IHU नाम दिया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 46 म्यूटेशन हुए हैं, जबकि ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 37 म्यूटेशन ही हुए थे। एक स्टडी के मुताबिक इस वेरिएंट का पहला मरीज एक वैक्सीनेटेड एडल्ट था जो कैमरून की ट्रिप से फ्रांस लौटा था। कैमरून से लौटने के 3 दिन बाद उसे सांस लेने में हल्की सी तकलीफ शुरू हुई। नवंबर में उसके सैंपल लिए गए थे जिसमें कोरोना इन्फेक्शन के बारे में पता चला, लेकिन इन्फेक्शन जिस वेरिएंट से हुआ था वो वेरिएंट पहले से मौजूद डेल्टा वेरिएंट के पैटर्न से मेल नहीं खा रहा था। बाद में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी ये सैंपल मैच नहीं हुआ। इसके बाद इसे नया वेरिएंट डिक्लेयर किया गया। फ्रांस में इस वेरिएंट को IHU मेडिटेरेनियन इन्फेक्शन इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स ने खोजा है। इस फाउंडेशन के नाम पर इसे IHU नाम दिया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग की बुनियाद पर कोरोना का यह नया वेरिएंट B.1.640.2 है। हालांकि WHO की तरफ से अभी इसे कोई सरकारी तौर पर नाम नहीं दिया गया है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस वेरिएंट ने फ्रांस में 12 लोगों को मुतासिर किया है। इस वेरिएंट में 46 म्यूटेशन और 37 डिलीशन मिले हैं। डिलीशन भी एक तरीके का म्यूटेशन है जिसमें जेनेटिक मटेरियल घट जाता है। एक और खबर कोरोना से जुड़ी। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। चीनी साइंटिस्ट ने दावा किया है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन चूहों में म्यूटेट होकर इंसानों तक पहुंचा है। ये रिसर्च साइंस डायरेक्ट जर्नल में पब्लिश हुई है। जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के इस कॉन्सेप्ट को होस्ट जंपिंग कहा जाता है। ओमिक्रॉन की शुरुआती जांच में साइंटिस्ट ने इस वेरिएंट में करीब 50 म्यूटेशन देखे थे। अकेले स्पाइक प्रोटीन में ही 32 म्यूटेशन मौजूद थे। स्पाइक प्रोटीन ही वायरस को हमारे जिस्म के सेल्स के अंदर दाखिल करवाता है। ओमिक्रॉन के तेजी से फैलते इन्फेक्शन की वजह इसके म्यूटेशन को बताया जाता है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।